हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम 30 क्लास लेंगे। 30 में से एक क्लास हुई है अभी। आज हम दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी प्रीवियस ईयर का यूपी टेट का पेपर मैंने करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं जाकर। ऐसा नहीं है कि वे केवल यूपी टेट वालों के लिए ही उपयोगी है। जितने भी पेपर होंगे आपके, जितने भी 30 सेट मैं करवाऊंगी प्रीवियस ईयर के, आप सारे देखिए, क्योंकि सिलेबस लगभग लगभग एक जैसा ही होता है। तो आपको ये अनुमान होगा कि किस तरीके से पेपर आते हैं और आपकी कितनी तैयारी है। आप चाहें तो 60 क्वेश्चन रहेंगे तो आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पहले। उसके बाद में आप देखिए कि आपका कितना पानी में है और आप कितनी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो हम आज देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक भी सेंड कर दूंगी, ताकि आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाए और अन्य नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। और पीडीएफ की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 है आज, यानी कि टेस्ट सीरीज 2 चल रही है प्रीवियस ईयर की। पहला प्रश्न, ये सी टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नेक्स्ट है अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। नेक्स्ट है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यानी कि कौन सी प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? दूसरे का आंसर, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, और चौथा है जनता को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो दूसरे का आंसर होगा आपका जनता को मतदान का अधिकार। ये वाला आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है ना, पहला उत्तर आएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तीसरे का आंसर होगा 2, लद्दाख। नेक्स्ट है, भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे। निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। तो ये आपका चौथा है। चौथे का आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यानी कि हम निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ जाकर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यह अपील प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। पहला, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। पांचवे का उत्तर होगा पहला, यानी कि ये आपका प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है। आपको केवल ये नहीं देखना है,
आपको ये 3 चीज़ें भी याद कर लेनी है ताकि इसके अंदर से भी कभी ऑप्शन पूछ ले एग्ज़ाम में। तो प्रायद्वीप यह उत्तरी मैदानों के मतलब प्रायद्वीप पठार उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। अब प्रायद्वीप के किस दिशा में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में है। यहाँ कोयला यानी कि यहाँ कौन से खनिजों की मात्रा ज़्यादा है? तो कोयला एवं लौह अयस्क की। इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? ऑप्शन देखेंगे। पहला, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तीसरा है, यही एक एसी महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। और चौथा है, गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। तो अपना छठे का आंसर होगा तीसरा, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखेंगे, पर्वत स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पवन है, मैंने पर्वत आपको बोल दिया ना। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो 7वें का ऑप्शन सही होगा आपका नंबर 3। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? ऑप्शन देखेंगे, वॉसजेस पर्वत, हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत या यूराल पर्वत। तो 8वें का आंसर होगा वॉसजेस पर्वत। नेक्स्ट है, कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अगर आपको पता होगा तो आप यहीं समझ जाएंगे कि जी, पृथ्वी से हमें केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कारण बताया है। क्या ये सही है या गलत, ये हमें देखना है। सी-टेट में इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिनों में। ठीक है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। अब पहले ये देखते हैं कि क्या यह सही है। कथन ए बी की व्याख्या करता है, सही है या गलत है? तो हम ऑप्शन देखेंगे। ए गलत है परंतु बी सही है। हम इस तरीके से देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ए गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु बी गलत है। 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ए और बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या है ए की, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है। अब ये अगर ये सही है तो आप इसे नोट डाउन जरूर, मतलब आप सारे ही पेपर जितने भी प्रश्न हैं सारे अच्छे से, और आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो नोट कर सकते हैं आप। इसमें आपके प्रश्न निकल रहे हैं कि पृथ्वी से हमें केवल चंद्रमा का भाग दिखाई देता है, नंबर 1। नंबर 2, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27 दिनों में। नंबर 3, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि 27 दिन में कर लेता है। नेक्स्ट, कायांतरित शेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, आग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित शेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित शेल है। अब इन तीनों में से हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो 10वें का आंसर है आपका चौथा। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अब 3 सही हैं तो कायांतरित शेल के बारे में 3 ऑप्शन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न एक है लेकिन इसके अंदर से अगर आप बनाना चाहें तो 3 प्रश्न बना सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही पूछे, क्या पता एक ही इसके अंदर से विशेषता लेके अगली बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो हमें पूरा कंप्लीट इस तरीके से देखना है। तो ये विशेषताएं हम देख रहे थे कायांतरित शेल की। तो कायांतरित शेल की विशेषता थी आग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित। अब कायांतरित शेलों में कौन परिवर्तित होता है? आग्नेय और अवसादी शेलें। किस कारण परिवर्तित होती है? उच्च ताप और दाब के कारण। अगला था कायांतरित शेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, है ना। कायांतरित शेल पहले था कि आग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शेल में बदलती है। फिर कायांतरित शेल उच्च ताप और दाब से द्रवित मैग्मा बनाते हैं। और संगमरमर एक कायांतरित शेल, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है संगमरमर का भी। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर आपको बता दिया, ABC तीनों सही है। 11वां प्रश्न, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल को किस परत में आने पर जल जाते हैं? अंतरिक्ष से प्रवेश कर उल्कापिंड कहाँ आते हैं? वायुमंडल में आते हैं। ऑप्शन देख लेंगे, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। इसका आंसर होगा दूसरा, मध्य मंडल में आकर, इस मध्य मंडल की परत में आकर यह जल जाते हैं। नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन IMP हैं। ऋतु प्रवाह जुड़ा हुआ है, ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। दूसरा है लोगों के आवागमन से। तीसरा ऑप्शन है घरों के आस पास बसावट से। और चौथा है एक छोटे घर के पौधे एक छोटे पर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से। इसका आंसर होगा 12वें का दूसरा, लोगों के आवागमन से, ऋतु प्रवास। नेक्स्ट है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन A और B पर विचार कीजिए। कथन A है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं और पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनका उदाहरण। अब ये स्थानीय पवनों के बारे में क्या ये दोनों चीज़ें सही हैं या गलत है? पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है, क्या A और B दोनों गलत हैं? या दूसरा है कि क्या A सही है या B गलत है? तीसरा है A गलत है या B सही है? चौथा है A और B दोनों सही है। तो 13वें का आंसर होगा आपका दूसरा, A सही है और B गलत है। तो अब B गलत है, अब A सही है। तो आपको ये कंप्लीट याद रखना है कि यह पवनें वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में, स्थायी पवनें जो होती है निश्चित दिशा में चलती हैं। नेक्स्ट है पश्चिम पूर्व पवनें इनका उदाहरण है, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। ऑप्शन देखेंगे, भूमध्य सागरीय वनस्पति के, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। तो 14वें का आंसर होगा आपका चौथा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। अब ब्राज़ील का मतलब कंपोस कहाँ है? ब्राज़ील में। वेनेजुएला के लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में। दो तो क्वेश्चन आपके यही हो गए, आपको ये भी याद रखना है। और किसका उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल का। नेक्स्ट, जलवायु के संबंध में कथन A और B पर विचार कीजिए। 14वें का आपका चौथा था, है ना। जलवायु के संबंध में कथन A और B पर हम विचार करते हैं। तो जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। अब जलवायु A और जलवायु B दोनों जलवायु से रिलेटेड है, तो क्या है, दोनों सही हैं या गलत है? ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। A और B दोनों गलत हैं, क्या A सही है या B गलत है? क्या A गलत है या B सही है? या A और B दोनों ही सही है? तो आपका 15वें का ऑप्शन होगा नंबर पहला, A और B दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है, दिए गए लक्षण A और B के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। अब ऊर्जा स्रोत के बारे में दोनों में से क्या, अब कोड देखेंगे हम। ये दोनों जो ऑप्शन है, यह किससे रिलेटेड है, ये हमें देखना है ना।
तो मोम, एशिया, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या भूतापीय ऊर्जा है ना। तो हम देखते हैं इसमें 16 का उत्तर होगा आपका तीसरा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? 17 का आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भारत का शोध संस्थान, अब मैत्री क्या है? शोध संस्थान है, भारत का पूछा है। ऑप्शन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या यूरोप। तो 17वें का आंसर होगा आपका अंटार्कटिका। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? अब खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, यानी इसका मतलब 3 सही है और एक गलत है। तो हमें 3 अच्छे से देखना है, ठीक है, और एक गलत होगा वो भी देखना है, लेकिन हमें 3 जो सही हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाए, इस तरीके से देखना है, ताकि एग्जाम में हो सकता है इसी के अंदर से कुछ पूछ लिया जाए। तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं। नेक्स्ट है, तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। तो 18 का आंसर है पहला, ये सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज होते हैं। ये आपका गलत हुआ, तो 3 और हैं, तो तीनों भी हमें पढ़ना है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ, प्रकृति द्वारा हमें खनिज प्राप्त होते हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। और अगला है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। तो तीनों आपके करेक्ट हुए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है नर्मदा घाटी आरंभिक गणतंत्र, दूसरा इसके सामने वज्जी, आखेट और संग्रहण, सी गारो पहाड़ियाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व। हम सीधा आंसर देखते हैं, 19 का आंसर होगा आपका करेक्ट, चौथा है ना, ये यहाँ से। तो हम यहाँ से देखते हैं 2 1 5 3 4, यहाँ पे आके हम इसको सही करते हैं, 2 1 5 3 और 4 है ना। तो नर्मदा घाटी का आंसर होगा आखेट और संग्रहण से संबंधित है। वज्जी जो है वह है आरंभिक गणतंत्र क्षेत्र। गारो पहाड़ियाँ जो हैं वह उसका संबंध है आरंभिक कृषि से। गंगा घाटी का संबंध है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं प्रथम नगर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है 19वां क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन। एक बार 2 1 5 3 4 और यही ऑप्शन 2 1 5 3 4। ठीक है, नेक्स्ट नीचे 2 कथन है ए और बी। भारतीय इतिहास की तिथियां और काल और समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए और बी में भारतीय तिथियां है ना, और कथन ए है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ए और बी कथन नीचे दिए गए हैं, उसका प्रश्न यहाँ था कि भारतीय इतिहास की तिथियां और काल के समसामयिक विवादों के संदर्भ में दिए गए जो कथन है क्या वे सही हैं या गलत हैं। तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन ही हम देख लेते हैं ताकि समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, ए गलत है किंतु बी सही है। अब बी क्या सही था आपका, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ दिया गया है। नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। अब 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला
के संदर्भ कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव को उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए नए शौकों, मजाकों तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई 19वीं शताब्दी में, है ना। और बी वाला कथन क्या था कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें हम आंसर देखते हैं। 21 का आंसर है तीसरा। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। अब इसके अंदर ए सही है, बी भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या ये करेक्ट नहीं है, मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा की शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, शाहनामा चित्रकला। इसके अंदर से करेक्ट आंसर हुआ आपका मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। इससे हमें यह पता चलता है कि आरंभिक मानवों का कैसे रहन सहन था, किस प्रकार का खान पान था, किस तरह की जीवन शैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, किस तरीके से पढ़ाया जाता था? ये हमें ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। इसका करेक्ट आंसर है 23 का चौथा। ठीक है, ये चौथा करेक्ट है। यानी कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेती करते थे। नीचे दो कथन 18-19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में क्या सही है, क्या गलत है? पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषीय समुदाय एक अलग राष्ट्र था। इसका करेक्ट आंसर होगा चॉइस का पहला। ए गलत है, किंतु बी सही है। बी सही है, बी हम देखेंगे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया है कि प्रत्येक भाषीय समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ठीक है, नेक्स्ट है BCE का क्या तात्पर्य है? तो 25 का आंसर होगा पहला है बिफोर कॉन्टेम्प्ररी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा। तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण काल युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र से के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन में हम ऑप्शन देखेंगे। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई। तो किस कारण से हुआ देखेंगे हम। क्या BC और D सही है, या ABC सही है, या ABD सही है, या ACD सही है? इसका आंसर होगा 27 का चौथा, A, C और D। अब हड़प्पा का पतन कैसे हुआ? A, C और D। इसका ये गलत है ना। तो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, बाढ़ आ गई थी, नदियाँ सूख गई थी। इस तरीके के क्वेश्चन NCERT में आप डिटेल से पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आएगी। और हमें ऐसा लगता है कि ये इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अब 3-3 सेंटेंस और एक गलत देके पूछे जाते हैं, तो हमें डिटेल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन। मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्धि नहीं होगा यहाँ पे, शायद बुद्धि है। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति कराना बाकी था। 28 का करेक्ट आंसर होगा तीसरा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी।
ठीक है, और इसका आंसर था चौथा। एक बार वापस देख लेते थोड़ा सा। 27 का आंसर है आपका चौथा, ACOD है ना। और एक 26 का आंसर बताया था मैंने आपको तीसरा। नेक्स्ट है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? अलाउद्दीन खिलजी और मुगल मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक जमाने लगे थे। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों में रहा। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपका चौथा, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। नेक्स्ट है तीसरा नहीं, 29 का चौथा करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। नेक्स्ट है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब 3 सही है, हमें 3 पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। चौथा गलत है, वो भी हमें देखना है। तो हमें 30 वाला क्वेश्चन चल रहा है हमारा 30वें नंबर का। जनजाति समाज अपनी विविध प्रकार की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों से ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। अधिकांश जनजातीय समूहों में लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। तो इसका आंसर सही होगा, अधिकांश जनजातीय समूहों में ने लिखित दस्तावेज रखे हैं। ठीक है, 31 वाला क्वेश्चन है ये। अब आ गए आपके पेडागोगी से संबंधित, शिक्षण शास्त्र से संबंधित। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका आंसर करेक्ट होगा चौथा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितने भी पुराने हों, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। 32 का आंसर करेक्ट होगा आपका। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, C और D या A और C या B और C या B और D। तो आंसर है आपका 32 का चौथा, B और D करेक्ट है ना, B और D। नेक्स्ट है कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो 33वें का आंसर होगा आपका तीसरा, A, B और C। नेक्स्ट है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इस तरह इतिहास सामाजिक स्रोत प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा तीसरा, A, B और D। आप एक बार वापस से इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। नेक्स्ट है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 35 का आज़ादी, समानता, जीवन या न्याय। तो 35 का आंसर है आपका जीवन। ठीक है, नेक्स्ट भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो विविधता में एकता का जो मुहावरा है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या M.K. गांधी। तो 36 का आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट
लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? ऑप्शन देखते हैं। 0 कोई भी नहीं, 4, 1 या 2। 37 का आंसर है आपका चौथा 2। नेक्स्ट है, वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर अल्पतंत्र हुआ, एकतंत्र हुआ, तानाशाही हुआ या लोकतंत्र हुआ? तो 38 का आंसर होगा चौथा लोकतंत्र। नेक्स्ट है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? अब कोस्टा रिका जो उपागम है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत कहा गया है? जन स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत, ये आप याद रखना। इसके बाद में हम ऑप्शन देखते हैं। सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा कराना, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च हो। 39 का करेक्ट आंसर होगा सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च न हो। नेक्स्ट है, वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा निर्देश की रचना की है ना। अब कहाँ से बचाने के लिए की थी? तो 40 का आंसर है आपका तीसरा, कार्यस्थलों से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत में कौन राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अटॉर्नी जनरल, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य या केंद्र सरकार? तो इसका आंसर होगा आपका केंद्र सरकार। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कौन नहीं है? लेखापाल, पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। 42 का आंसर होगा आपका पटवारी। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है ना। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए D.K. बासु निर्देश क्या हैं? गिरफ्तारी, नज़रबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। नेक्स्ट है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक से कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? 44 का करेक्ट आंसर होगा अनुसूचित जनजातियां। नेक्स्ट है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण बताइए। हमारे अतीत एक कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड। 45 का आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 का करेक्ट आंसर होगा। दोनों कथन ए और बी सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। दूसरा है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। तीसरा है सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। चौथा है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। तो 47 का आंसर होगा तीसरा, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। 48वां है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे हैं। पाठ्यपुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमताओं के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। तो 48 का आपका करेक्ट आंसर होगा पहला, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपक्रम के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
49 का करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा, बी वाला है ना। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ से देखना है हमें ना, दूसरे नंबर का, ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। 50 का आंसर करेक्ट होगा आपका पहला, यानी कि ए बी और सी करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ए बी सी। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? तो हम ऑप्शन देखते हैं पहले। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। अब 51 का आंसर आपका करेक्ट होगा, ए और सी। ये करेक्ट है आपका एक, और एक तीसरा है सी वाला। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट है, और इसके अंदर देखा हो तो तीसरा वाला सही है, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, या शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट है, इसमें भी कूट दे रखे हैं तो हम ए बी और सी तीनों ही सही होगा इसमें भी, है ना। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्य पत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, और कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 53 का 3rd नंबर का, ए सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह स्व निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 54 का चौथा, ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी। नेक्स्ट है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो 55 का आंसर होगा हमारा 3rd, ए बी और सी करेक्ट आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप लगा लेना। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र, सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा, केवल ए और सी सही है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। नेक्स्ट है, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 57 का चौथा, कि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें।
परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती हैं। नेक्स्ट है सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिलता है, जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिलता। तीसरा है एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है, जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। चौथा है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। तो 58 का आंसर हमारा होगा पहला, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है लेकिन सुचिता को हिंदी अच्छी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षिक भ्रमण में जीरो बॉम्डिला नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आभ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर, मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, या अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। तो आपका इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहन करती है। किसको छोड़कर? शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके, शिक्षार्थियों को दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच करने के लिए वैध स्वीकारना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लास्ट वाले का तीसरा, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके, यानी कि इसको छोड़कर बाकी सभी सही है। ठीक है, ये आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज। इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक से अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी लिंक प्रोवाइड करवाऊँगी, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।